गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए बिक्की बाबू, विजय बाबू, लव यू टू, लव यू टू। ध्यान दो मेरे भाई। पिछले क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लड के टाइप्स में हम लोग देखे थे कि कॉर्पसेल्स जो होता है उसमें आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी के बारे में भी पढ़ चुके हैं और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पिछले क्लास में हम लोग काफी चीज जानकारियां ले चुके थे। लास्टली हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़े थे कि लिम्फोसाइट्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे को क्या कहा जाता है? बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। तो टी लिम्फोसाइट्स में क्या पढ़े थे कि टी लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और बी लिम्फोसाइट्स में क्या पढ़े थे? याद होगा आपको कि बी लिम्फोसाइट्स में बताए थे कि उसमें एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है। इसके बाद थोड़ा सा आज हम लोगों को एड्स के बारे में जानना है, क्योंकि एड्स जो है यह भी वायरस संबंधी बीमारी होती है। और एड्स वायरस किसके वजह से होता है जानते हैं? एड्स की बीमारी जो है ये HIV वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? हेलो, हाँ बोले 10:30 बजे तक टाइम से आ जाना। ठीक, सेट निकला हुआ है, उसको बढ़िया से खुद भी चेक करना, उन लोग को भी बोलना बढ़िया से चेक करने के लिए। चलिए, तो क्लियर हो गया कि हम लोग अभी एड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एड्स का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की वजह से पूरे बॉडी का एंटीबॉडी जो है वो प्रभावित हो जाती है। और जब एंटीबॉडी प्रभावित हो जाती है, लिम्फोसाइट्स को ये नष्ट कर देता है, तो हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती है मेरे भाई? हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानियां काफी ज्यादा आ जाती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि एड्स एक खतरनाक बीमारी में आता है और ये किसके वजह से होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से कौन बीमारी होती है? एड्स बीमारी होता है। कभी कभी एड्स का पूरा नाम पूछता है, तो आप जान लीजिए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये एड्स का पूरा नाम होता है। और ये बीमारी किसके कारण से होती है? तो HIV वायरस के कारण होती है। ये करता क्या है? तो जैसे ही HIV वायरस किसी व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने के साथ साथ आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है वो ब्लड का कौन सा पार्ट है? तो कल ही बताए थे लिम्फोसाइट्स के बारे में। आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है उसमें लिम्फोसाइट्स का नाम बताए थे। और लिम्फोसाइट के साथ साथ उसमें उसका दो पार्ट्स बोल दिए थे, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो आपका HIV वायरस क्या करता है? ये टी लिम्फोसाइट्स को या कहिए लिम्फोसाइट्स को प्रभावित कर देता है, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। इसके वजह से परेशानियां क्या होती है? परेशानियां ये होती है कि एंटीबॉडी का निर्माण आपके शरीर में बंद हो जाता है। जब एंटीबॉडी का निर्माण आपके शरीर में बंद हो जाता है तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। अतः इसमें ध्यान रखना है, इसमें एंटीबॉडी का निर्माण बंद हो जाएगा और यह बीमारी क्या कहलाती है? एड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एड्स के नाम से जाना जाता है। हेलो, बोले 10:30 तक किसी भी स्थिति में पहुंच जाना है। सारा सेट निकला हुआ है, आप थोड़ा बढ़िया से चेक करना। उन लोग को भी मतलब गपशप नहीं करो, सिर्फ अपना अपना सेट चेक करो। सब कोई किसी से बात नहीं करेगा, सब हटा बैठेगा। ठीक ठीक, तो क्लियर हो गया ये कि HIV वायरस जो होता है मेरे भाई, एड्स कैसे पता करेंगे? एड्स के लिए कुछ टेस्ट होता है, जैसे इलिटा टेस्ट हो गया, रिपा टेस्ट। सही आपने कहा कि सर कैसे पता चले किसी व्यक्ति को एड्स हो गया? तो उसके लिए एक तो चेक है, इलिसा टेस्ट है, रिपा टेस्ट है। वो सब टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि किसी व्यक्ति में एड्स है या नहीं है। या दूसरा बात तो क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो पूरी उसकी नसें जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, ब्लड ब्लैक होने लगता है, शरीर पर पूरा चत्ता चत्ता। आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको बीमारी नाम से, आगे हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एड्स क्या है, उसके कैसे कंडीशंस होते हैं। क्योंकि उसमें 80 प्रकार के बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम में बीमारी से संबंधित जितना भी सवाल पूछा जाता है उसके लिए एक विस्तृत हम लोग टॉपिक ही आपको पढ़ाएंगे। उस टॉपिक का नाम होगा डिजीज। चाहे पेड़ पौधा का कोई बीमारी हो या जीव जंतु का बीमारी हो, सारे तरह की बीमारियां जो है उस बीमारी वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ लेंगे। वहां से बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर गौर कीजिएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि आपका एड्स वायरस में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं।
एंटीबॉडी का निर्माण बंद हो जाता है। इस बीमारी को ही क्या कहा जाता है? एड्स के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। और एड्स जब किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो जाता है तो उस शरीर में क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता जब ये एंटीबॉडी का निर्माण नष्ट हो जाएगा, किसी व्यक्ति के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अतः ये एड्स HIV वायरस के कारण होता है। और वो जो HIV वायरस के कारण ये एड्स बीमारी होता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है वो RNA रहता है। क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा कि HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो ध्यान रखना है RNA एड्स वायरस में या किसी भी विषाणु में ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। जबकि अदर में ऐसा कोई बात नहीं है। यदि अदर की हम बात करते हैं तो अदर में यह बात नहीं है, क्योंकि आरएनए के बारे में हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, समझा भी चुके हैं कि डीएनए और आरएनए में जो है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आरएनए आनुवांशिक गुण का वहन नहीं करता है, डीएनए करता है। लेकिन आरएनए किसी में जेनेटिक मटेरियल है, उसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? वायरस का, कि वायरस में जो होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। बाद बाकी किसी भी जीव में या किसी भी पदार्थ में वह जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य नहीं करता है। अब एड्स का विषाणु बना किससे? तो वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी खास करके जो वायरस बना है एड्स वायरस, वो आपका आरएनए का बना होता है। यानी आरएनए और प्रोटीन इस दोनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? स्पष्ट देखो लिखा होगा कि एड्स के वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या रहता है? तो आरएनए रहता है। क्योंकि एग्जाम में तो सवाल पूछा जाएगा ना बाहर कि एड्स वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में, उसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। एड्स वायरस का निर्माण प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से होता है। आपका एड्स वायरस जो है उसका निर्माण किससे होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से होता है। और न्यूक्लिक एसिड में भी खास करके कौन सा न्यूक्लिक एसिड? तो खास करके आपका आरएनए जो है ये एड्स वायरस में क्या बोलते हैं, आनुवांशिक मटेरियल के रूप में काम करता है। या फिर कहिए उस आरएनए और प्रोटीन से आपके HIV वायरस का निर्माण होता है। HIV का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। अतः वायरस में न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। लेकिन इसमें भी डीएनए और आरएनए में कोई एक मारना होगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? आरएनए होगा, जो यहां जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। वायरस में आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, इसलिए उसका एक अलग से नामकरण किया गया। उसको क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस कहा जाता है। आरएनए जो है ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में किसी भी जीव जंतु में कार्य चुकी करता है, इसलिए आरएनए को क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस के नाम से जाना जाता है। और इसको कैसे पता करते हैं? तो हम बताइए ना कि एड्स वायरस हो या फिर पोलियो वायरस हो, ये सब के पता करने के लिए कुछ टेस्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें इलिसा टेस्ट भी आता है, इसमें रिपा टेस्ट भी आता है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी आता है। ये सब के माध्यम से एड्स का पता चल जाता है। क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एड्स वायरस का पता किसके माध्यम से चलता है? तो इलिसा टेस्ट और रिपा टेस्ट से जो है एड्स वायरस के बारे में पता चलता है। ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन टेस्ट? इलिसा टेस्ट और रिपा टेस्ट के माध्यम से एड्स वायरस का पता चलता है। अगला कहता है आपका कि सर ये न्यूट्रोफाइल, क्योंकि हम आपको बताए थे WBC में 5 ही बताए थे ना। कौन कौन बताए थे? एक मोनोसाइट बताए थे, दूसरा न्यूट्रोफाइल बताए थे, बेसोफाइल बताए थे, लिम्फोसाइट्स बताए थे, इओसिनोफाइल बताए थे। तो उसमें जो 5 को नाम बताए थे, तो इसमें मोनोसाइट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, ये रोगाणु का भक्षण करता है। लिम्फोसाइट्स के बारे में जान गए, एंटीबॉडी को नष्ट करता है। इसके बाद आपका आ गया न्यूट्रोफाइल। कहेगा सर ये न्यूट्रोफाइल क्या करता है? ये न्यूट्रोफाइल रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका न्यूट्रोफाइल क्या करता है? ये रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। फिर यदि हम आपसे बेसोफाइल की बात करेंगे, तो ये जो बेसोफाइल होता है ये WBC का समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि इसी बेसोफाइल से हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? ये जो आपका बेसोफाइल है, इससे हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। और वो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का जो स्राव बेसोफाइल से होता है, वो हिपेरिन नामक करता क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर
ब्लड को सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने देता है, रक्त का थक्का जमने शरीर के अंदर नहीं देता है। कौन? हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ। और ये किससे निकलता है? तो ये आपको निकलता है बेसोफाइल से। इसलिए याद रखिएगा, बेसोफाइल जो है वह एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपका बेसोफाइल चेला जो है वो आपके बॉडी के लिए समझिए क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ये से क्या निकलता है? हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ निकलता है। और वो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ क्या करता है? वो हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। जबकि इसी के उल्टा होता है प्लेटलेट्स में। डब्ल्यूबीसी में जो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। जबकि इसी के अपोजिट में क्या होता है? आपका प्लेटलेट्स जो है, यदि शरीर का कोई अंग कट जाएगा, अब ब्लड उससे बाहर निकलने लगता है, तो आपका प्लेटलेट्स क्या करता है? उस ब्लड को क्लॉट करता है, यानी उस ब्लड को बहने नहीं देता है। उल्टा काम, हिपेरिक नामक रासायनिक पदार्थ जो है उस शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देगा। क्लियर? एकदम आराम से आप समझने का काम कीजिए, एकदम आराम से समझिए। देखिए, हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ और प्लेटलेट्स जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। क्या काम करता है? तो हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ जो है वो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। अब प्लेटलेट्स क्या करता है? जब शरीर का कोई अंग कट गया, मान लिया जाए, ब्लड उससे बाहर जाने लगा, तो उसको क्या करता है? उस ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, उस ब्लड को रोकने का काम करता है। अतः दोनों का काम क्या हो गया? अलग अलग। प्लेटलेट्स शरीर से बाहर रक्त को बहने नहीं देता है, बाहर में ब्लड को क्लॉट करता है। जबकि आपका जो क्या कहते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का बेसोफाइल से हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ निकलता है, वो क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। तो ये आपका न्यूट्रोफाइल हो गया और ये आपका बेसोफाइल हो गया। इसके बाद एक होता है ईसिनोफाइल। कहेगा सर ये ईसिनोफाइल क्या करता है? तो ईसिनोफाइल जो करता है, ईओसिनोफाइल क्या करता है? ये शरीर में एलर्जी को उत्पन्न नष्ट करता है। ये किससे संबंधित होता है? ये एलर्जी संबंधी बीमारी जो होता है, उस एलर्जी संबंधी बीमारियों से आपकी बॉडी को कौन सुरक्षा दिलाता है? तो ईओसिनोफाइल। पहला था आपका मोनोसाइट, क्लियर हो गया। दूसरा लिम्फोसाइट, क्लियर हो गया। तीसरा न्यूट्रोफाइल, क्लियर हो गया। उसके बाद बेसोफाइल, क्लियर हो गया। अब बचा ईओसिनोफाइल, जो सबसे आपका क्या है? लास्ट है। ईओसिनोफाइल क्या करता है? ये एलर्जी संबंधी जो बीमारियां आपकी बॉडी में होती है, उस एलर्जी संबंधी बीमारियों को क्या करता है? ठीक करता है। राहुल बाबा की जय, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लेकिन मेरे दोस्त एकदम आराम से समझने का आप काम कीजिए। एकदम इसको घर पे जब पढ़ाने के बाद, जब आप नॉर्मल रहते हैं, जब आप क्लास आपका नहीं रहता है, तो उस समय आराम से बैठ के एक बार जरूर आप इसको पढ़ा कीजिए, ताकि 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 90 से 90% क्लास में आपको याद हो जाता है। ये बात सत्य है, क्योंकि आराम आराम से पढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हर चीज टर्म को समझाते हुए जाते हैं। जैसे मान अभी आया ईओसिनोफाइल, तो क्लियर कर दिए कि ईओसिनोफाइल आपके डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है, और इसका काम क्या होता है? एलर्जी संबंधी बीमारियों से हमारी बॉडी को सुरक्षा दिला। अतः ये एलर्जी से संबंधित हो गया। बेसोफाइल के बारे में क्या बताए? हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ निकलता है उससे, वो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। फिर प्लेटलेट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, शरीर से बाहर वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। तो सारे पार्ट्स का अलग अलग यूज है, जिससे संबंधित हमारे एग्जाम में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और यदि आप अच्छे तरीका से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए सारी चीजें रामबाण साबित हो सकती है। क्योंकि एक नंबर यदि आपको सबसे ज्यादा आ गया, तो आपकी नौकरी हो गई। इतना बड़ा महत्व है आपके इस टॉपिक का, आपके इस एग्जाम का। क्लियर? चलिए, लव यू टू मेरे भाई। अब कुछ बीमारी की बात करते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी की कमी में बताए ना, कि बॉडी में यदि डब्ल्यूबीसी कमी हो जाएगा या फिर डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन में बीमारियां होती है। यदि डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए फिर भी बीमारी होगा, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर भी बीमारी होगा। किस किस प्रकार का बीमारी होता है? तो आप नाम सुने होंगे ल्यूकोसाइटोसिस का। कहेगा सर ये ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? जब असामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जब असाधारण रूप से और सामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे एक बीमारी होती है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से जो बीमारी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए, क्लियर हो गया?
राहुल बाबा बोलता है। चलिए ध्यान देंगे मेरे भाई, एकदम आराम से एकदम समझेंगे। अब क्या बात था, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस की बात की है, तो पहली बार जब आप सुनते हैं ल्यूकोसाइटोसिस तो लगता पता नहीं कोई विज्ञान की शाखा है क्या। नहीं बाबू, ये ल्यूकोसाइटोसिस जो होती है यह एक प्रकार की बीमारी है। और ल्यूकोसाइटोसिस किस प्रकार की बीमारी है, तो ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसा बीमारी है जो असामान्य रूप से और साधारण रूप से WBC इंक्रीज करने लगता है, WBC बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, तो उससे जो एक बीमारी होती है, इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है ल्यूकोपेनिया। एक था ल्यूकोसाइटोसिस जो असामान्य रूप से WBC की संख्या बढ़ने से होती है, और दूसरा होता है ल्यूकेमिया। कहिएगा सर ये ल्यूकेमिया में क्या होता है, जब WBC की मात्रा कम हो जाती है। जब WBC की मात्रा कम हो जाती है तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। वो था ल्यूकोसाइटोसिस। देखिए एक एक वर्ड को हम 5-5 बार बोलते हैं, 4-4 बार बोलते हैं, इसलिए आप लोग आराम से सुना कीजिए, समझा कीजिए। यदि 4 बार 5 बार बोलेंगे अब फिर भी यदि आप याद नहीं कर पाइएगा, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता है बाबू। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नहीं मन लगता है तो एकदम नहीं आइए पढ़ने। काहे आप पढ़ने चाहते, क्यों मोबाइल ऑन कर लेते हैं। यदि लक्ष्मी कुमारी नींद लग रहा है तो रात भर फोन पर बतियाएगी तो स्वाभाविक है दिन में नींद लगेगा। तो नहीं बतिया और नहीं नींद लगेगा, रात में अच्छा से सोया करो ताकि आगे पढ़ने में मन लगे। चलिए ल्यूकोसाइटोसिस समझ में आ गया कि ल्यूकोसाइटोसिस हो या ल्यूकेमिया हो, ये सब बीमारी है। और ल्यूकोसाइटोसिस बीमारी कैसे होता है, जब आपके बॉडी में WBC असंख्य रूप से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो जब WBC की मात्रा बढ़ेगी तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब WBC की संख्या कम हो जाती है, घट जाती है, तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, हेलो हाँ बोलो, हाँ रवि बोलो ना यार। रवि बोल रहा है 10:30 बजे तक पहुंच जाना है। चलिए क्लियर हो गया सर, टेस्ट ले लें पूरा। चलिए तो टेस्ट के लिए तो आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर पे आना पड़ेगा। यहाँ टेस्ट हर चीज का चल रहा है और आप वहां से आराम से टेस्ट दे सकते हैं, या फिर जहाँ सर शाम में 7:30 बजे क्लास लेते हैं तो उसमें बायोलॉजी की क्वेश्चन रहती है और आप लोग जवाब देते ही होंगे अच्छे तरीका से, जैसा वो हमको बताते हैं कि सर बायोलॉजी का क्वेश्चन जैसे लड़का देखता है पार्ट आंसर स्टार्ट कर देता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा बहुत हार्ड क्वेश्चन चूंकि सेट हो जाता है, चाहते हैं वो कि और भी तुम्हारा बेहतर हो जाए। तो इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साइंस अच्छी तरीका से, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी आप जवाब दे पाते हैं, उसको अच्छा से पढ़ते हैं। चूंकि सर के उस 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन यदि तुमसे 10-12 बन रहा है तो समझो बहुत अच्छा तुम है, क्योंकि वो क्वेश्चन है वो इतना टफ सेट करते हैं कि तुमको और पढ़ने मन लगे और मन लगे और मेहनत करो और मेहनत करो, क्योंकि हम लोग का एक ही उद्देश्य है किसी भी सूरत में तुम लोगों की नौकरी हो जाए। क्लियर। अब देखो ये वो है लालजी प्रेमी, कहता है कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। मैंने पिछले कई दिनों से लगातार सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं था पहला दिन आया और पूछता है कौन सा। तो कुछ ऐसे बच्चे 1% ऐसा चला है ना जो मूडे खराब कर देता है, एकदम नहीं पढ़ाने का मन करता यदि ये सब कमेंट देखते हैं। पिछले कम से कम 7 दिन से लगातार आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है और ये समझो एको दिन क्लास नहीं किया है, आज पहला दिन आया, कहां से समझ में आएगा बताओ, कहां से ही बात समझ में आएगा, तुम समझाओ उसको। इसलिए मेरे भाई रेगुलर क्लास करो, टेस्ट डिस्कशन और डेली। अब देखो क्वेश्चन का अभी पढ़ भी रहा है, क्वेश्चन का डिस्कशन भी होता है। आज भी शाम में 7 बजे क्वेश्चन डिस्कशन होगा और आप लोग जरूर आ जाइएगा। क्लियर। कहता है सर थोड़ा स्लो समझे, बता इतना स्लो समझा रहे हैं अतइयो कहता है स्लो समझाइए। मैंने कुछ लड़का क्या बताए, साफ बेवकूफ है क्या रे, इतनी आराम से समझा रहे हैं, इतना आराम से समझाते हैं, आराम से बोलते तइयो कहता आराम से, मतलब क्या करें, नहीं पढ़ाएं, बंद कर दें, ऐसा बात करता है। ऑफलाइन में नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट हमारी चलती है, ग्रुप डी का भी, एनटीपीसी का भी ऑनलाइन टेस्ट ही दो। क्लियर। चलिए तो हम ल्यूकोपेनिया की पहले ल्यूकोसाइटोसिस की बात की है,
तो ये आपका ल्यूकोसाइटोसिस क्लियर हो गया कि जब किसी व्यक्ति के बॉडी में क्या होता है कि असामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से, ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। और यदि ल्यूकोपेनिया क्या है, तो जब रक्त में असामान्य रूप से, जब किसी व्यक्ति के रक्त में असामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या घटने लगती है, बहुत ज्यादा जब डब्ल्यूबीसी की संख्या किसी व्यक्ति के बॉडी में घटने लगता है तो उस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, उस बीमारी को ही किस नाम से, तो ल्यूकोपेनिया के नाम से जाना जाता है। और एक होता है आपका ल्यूकेमिया। कहेगा सर ये ल्यूकेमिया क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा जो है अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, लगातार बढ़ने लगती है, तो उससे एक बीमारी होता है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या जब अनियंत्रित रूप से लगातार बढ़ने लगेगी तो आरबीसी की संख्या का निर्माण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगेगी तो आरबीसी का मात्रा क्या हो जाएगा, निर्माण बंद हो जाएगा। और इससे भी एक बीमारी होती है और इस बीमारी को क्या, किस नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर। देखिए कुछ लोगों को परेशानी इसलिए होती है, या तो वो रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, वो आप समझ रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है। 3-4 चीजें हैं इसमें, या तो आप रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, या फिर जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो आप घर से पढ़ के नहीं आते हैं। क्योंकि बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ होता है और जब तक आप एक बार इसको घर से पढ़ के नहीं आएंगे तब तक समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जब तुमको नौकरी करना है और तुम ही कोई पढ़ना है तो तुमको तो घर से एक बार पढ़ के आना चाहिए कि चलो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसको एक बार घर से पढ़ के आते हैं, फिर हम समझाएंगे तो एकदम 100% दिमाग में बैठ जाएगा। और साफे यहां से पढ़ने के बाद एक बार कल इसी टाइम में मोबाइल खोलेगा, किताब खरीदा नहीं है या किताब पढ़ता नहीं है, तो इस तरह की परेशानी होगी। इतना आसान होता है तो आज 1.5 करोड़ फॉर्म नहीं भरा था रेलवे में। बात बुझ रहा है चला। तो इसलिए इस बात को प्रॉपर ध्यान दो। इसके लिए तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा, तुमको खुद किताब पढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम नहीं पढ़ेगा, खाली किस्सा कहानी सुनेगा तो इससे काम नहीं चलेगा। बाबू नौकरी तुम्हें करना है, अरे मेरा बात मानेगा करेगा तो नौकरी हो जाएगा, नहीं तो नौकरी नहीं होगा, जिंदगी भर पछताएगा। मेरा क्या लेगा बताओ। हम आराम से पढ़ाते हैं, तुमको लग रहा है फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब तुम नहीं पढ़ के घर से आता है, तुमको प्रॉब्लम है, तुम बहुत कमजोर है। तुम पढ़ेगा, मेहनत करेगा तब न तेज होगा। खाली कहने से कि हो जाएगा हम बहुत कमजोर हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं। उसके लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे ज्यादा तुम्ही को फायदा मिलेगा, और नहीं करेगा तो घाटा तोरे मिलेगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, हम आराम से पढ़ाएंगे ही। क्लियर। किसी के कहने से ना हम फास्ट कर सकते हैं और ना किसी के कहने से हम स्लो कर सकते हैं। हम एक अपनी रिदम में ही पढ़ाएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। अब साफ कमजोर है, पढ़िए कि नहीं आएगा और दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा, तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि दूसरे की पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम नहीं पढ़ पाता तो नौकरी नहीं होना है, लेकिन दूसरे को तो कम से कम पढ़ने दो। चला कि दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करता है कमेंट करके, एकदम नहीं करना चाहिए। तुमको ये पता है कि तुम एको बार घर पे किताब नहीं पढ़ता है, जब एको बार घर पे किताब नहीं पढ़ता है तो मतलब शरबत है चीनी घोर के थोड़ा पिला दें। इसलिए कोई भी क्लास तुम करो तो उससे पहले एक बार तुमको पढ़ के आना चाहिए। फिर क्लास में बढ़िया से जब डिस्कस होता है तो उसको आराम से तुम समझो और फिर घर पे जाके एक बार पढ़ो, 100% क्लियर हो जाएगा। अब बिना पढ़ले खाली आएगा, 1 घंटा सोच रहा है कि ऑनलाइन ले लिए हैं 100-200 रुपया में एक नौकरी हो जाएगा, बिना पढ़ ले तो बिना पढ़े नौकरी नहीं कभी किसी को हुआ है, नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई दूसरे को मत परेशान करो। क्लियर। चलिए तो अब देखिए ल्यूकेमिया की बात बताए तो कितना आराम से बताए कि ल्यूकेमिया जो है यह एक प्रकार की बीमारी है, या ल्यूकोसाइटोसिस भी बीमारी है, ल्यूकेपेनिया भी बीमारी है। तो इस सब बीमारी का नाम है, तो एकरा में समझने वाला कोनो चीज तो है नहीं, ये समझने वाला तो कोई दूसरा चीज है नहीं। इस बीमारी का नाम है, तुमको याद करना पड़ेगा। अब कहेगा ल्यूकोपेनिया हमरा यादे नहीं होगा, तुम कहेगा ल्यूकोकेमिया यादे नहीं होगा, तो एकरा में केकर दोष है, तुम नहीं पढ़ता, तुमको नहीं याद रहता है, इसलिए ये सब काम मत करो। हम जैसे भी बता रहे ठीक लग रहा है। चलिए थैंक यू वेरी मच। देखिए 95% से 99% बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, 1% ऐसा बच्चा है या तो वो बहुत ज्यादा कमजोर है,
यदि बुक है तो एक बार जरूर पढ़ के आना चाहिए। अब तुम पढ़वे नहीं करेगा तो उसमें हम क्या करेंगे। 1-8% ऐसे बच्चे, उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना चला, तुम लोग आराम से पढ़ो। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, नौकरी उसी को होगा, ये बात तय है। बिना पढ़े आज तक नहीं किसी को नौकरी हुआ है, नहीं होगा। इसके लिए तुमको खुद ब खुद मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, किताब भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक भी बनना पड़ेगा, टेस्ट भी ऑनलाइन ऑफलाइन मारना पड़ेगा, तभी जाकर नौकरी हो सकता है। सिर्फ क्लास करने से नौकरी किसी को नहीं आज तक हुआ है। तो और सब बात हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम ही एगो अभी 10,000 बच्चा पढ़ रहा है उसका हम तोरे का ही प्रॉब्लम है। चला, ये भी तुमको समझना चाहिए कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, हमरे ही का है प्रॉब्लम है। तुमको ये भी तो बात समझना चाहिए। तो तुम मेरा बात नहीं समझ रहे, इतना बढ़िया से समझा रहे, नहीं समझ पा रहा है, तो और बात हम समझ ले, ज्यादा होशियार बनता है। बेवकूफ कहीं का खुद भी नहीं पढ़ता, दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है। और नौकरी नहीं होगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चला, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, ज्यादा परेशान करेगा, समझ लो की होगा। कल क्लासे नहीं देख पाएगा, ऑफ करवा देंगे। परेशान मत करो। अरे तुमको क्लास भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी बनाना है, टेस्ट भी देना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तब जाकर तुम्हारा जो है नौकरी होगा। ये खाली 1 घंटा पढ़ने से नौकरी हो जाएगा? चट्टा पागल कहीं। अरे कुछ कुछ कोचिंग वाला क्या किया, कुछ वैसे बच्चों का भी एडमिशन मेरे यहाँ करवा दिया है जिसका काम ही है लोगों को डिस्टर्ब करना। 100-200 रुपया लगभग करता है। 10,000 का बैच रहेगा तो ऑफलाइन में आओ ना, 800 से 900 बच्चे एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं और पिन गिर जाएगा तो पता चल जाएगा पिन गिर जाएगा। अब पट पट क्वेश्चन पूछते हैं, 60 जवाब देता है। कभी ऑफलाइन में आके देखो, क्लासरूम में देखो कितने बच्चे पढ़ते हैं और पिन गिरेगा तो पता चल जाएगा इस तरह का बच्चा पढ़ता है। और तुम लोग को ये जो कम रुपया में नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा, हम समझ रहे हैं। चलिए, तो अब हम ल्यूकेमिया की बात कर रहे थे। तो ल्यूकेमिया क्या हो गया, ये एक प्रकार की बीमारी है। और ये बीमारी कैसे होता है, तो नॉर्मल बात है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आरबीसी की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है और आरबीसी की संख्या का निर्माण बंद हो जाता है तो इससे एक बीमारी होती है, इसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। या ल्यूकेमिया बीमारी को किस नाम जाना जाता है, ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। किस बीमारी को, ल्यूकेमिया बीमारी जो है, इस ल्यूकेमिया बीमारी को ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा यानी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और आरबीसी का निर्माण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है और डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी को ल्यूकेमिया कहा जाता है या उसी को क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहा जाता है। और कैंसर उत्पन्न होने का कारण कौन सा सक्रिय होता है, ऑन्कोजेन का सक्रिय होना माना जाता है। अतः किसी व्यक्ति के शरीर में यदि आप सुनते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया तो समझिए उसमें ल्यूकेमिया हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा और आरबीसी का निर्माण बंद हो गया। उस बीमारी को ही क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्लियर। चलिए, अब हम आपको रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपके ब्लड प्लेटलेट्स का फिगर होता है। और प्लेटलेट्स जो होता है यह एक बेहतर पार्ट्स आपके ब्लड का होता है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा और किसी व्यक्ति का कोई भी अंग कट जाएगा तो समझो लगातार क्या होगा, उससे ब्लड बाहर आने लगेगा। यदि किसी व्यक्ति के किसी भी अंग का कोई पार्ट्स कट जाएगा तो लगातार उससे क्या होगा, ब्लड बाहर आने लगेगा और पूरी बॉडी का, अरे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और उस सब का सब बाहर हो जाएगा तो इससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई क्या होता है कि उस ब्लड को बहने से ये प्लेटलेट्स जो है ये रक्त बिंबाणु क्या करता, रोकता है। इसकी संख्या हमारे बॉडी में 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर की हो। जैसे आरबीसी के बारे में कितना बताए थे, 50 से 55 लाख बताए। डब्ल्यूबीसी के बारे में 8,000 से 10,000 बताए। उसी तरह से प्लेटलेट्स जो है ये 2.5 लाख से 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर क्यूब आपके बॉडी में प्लेटलेट्स रहता है। और इसकी कमी से आपके बॉडी में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हावी होने लगती है और इसकी कमी से ब्लड का क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगा। और जब रक्त का क्लॉटिंग, मेन काम जो आपके प्लेटलेट्स का है, मेन काम प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का जमाना ही है। मेन रूप से हमारे बॉडी में
प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है वो क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना होता है। यदि शरीर का कोई भाग कट जाएगा और ब्लड बाहर आने लगेगा तो उसको क्लॉट करने में आपका जो ये प्लेटलेट्स है ये जिम्मेदार होता है, और सिर्फ मेमल्स में ही पाया जाता है, सिर्फ स्तनधारी में ही ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसके जीवन काल की बात करेंगे तो 3 से 5 दिन होता है। जैसे आरबीसी के बारे में बताए थे कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। उसी तरह से 3 से 5 दिन का किसका होता है, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। और प्लेटलेट्स करता क्या है, तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं, इसमें कई तरह के ऑप्शन आता है, जैसे विटामिन के, ये भी शरीर से बाहर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कैल्शियम भी शरीर से बाहर रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा। प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमने में मदद करेगा। फाइब्रिनोजेन भी मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन भी मदद करता है, विटामिन के भी करता है, कैल्शियम भी करता है। ये टोटल का टोटल क्या है, ये आपके शरीर में से बाहर जब ब्लड बहने लगता है तो उसको रोकने में क्या करता है, मदद करता है, ब्लड का क्लॉट करता है। अर्थात यह रक्त को गाढ़ा भी बनाता है, और रक्त के जमने में, रक्त का जो जमना होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, इसको क्लॉटिंग करने में आपका प्लेटलेट्स ही उसमें सपोर्ट करता है। अतः जिस व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती होगी तो देखते होंगे उसमें डेंगू बीमारी हो जाता है या अन्य तरह की बीमारियां हावी हो जाती है, और उस व्यक्ति को क्या होता है, बाहर से प्लेटलेट्स चढ़वाना पड़ता है। कभी कभी आपने ऐसा सुना है कि सुना होगा किसी व्यक्ति के शरीर में जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा घट जाता है, तो क्या होता है, अलग से उस व्यक्ति में प्लेटलेट्स चढ़वाना पड़ता है। और एक एवरेज कितना होना चाहिए, तो 2.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट्स यदि आपके बॉडी में है तो समझिए आप बैलेंस हैं, आप संतुलित हैं। यदि उससे प्लेटलेट्स कम हो जाए या प्लेटलेट्स जो है बहुत ज्यादा हो जाए तो दोनों स्थिति में परेशानी होती है। चलिए, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? चलिए ध्यान देंगे। तो अभी आपने प्लेटलेट्स के बारे में समझ गया कि प्लेटलेट्स जो होता है वो आपके बॉडी का यानी आपके रक्त का एक पार्ट है। चूंकि कॉर्पसेल्स को 3 भागों में बांटे थे, एक आरबीसी था, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या था, प्लेटलेट्स था। तो वो प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या करता है, आपके शरीर में रक्त का थक्का जमाने में वो आपका मदद करता है। किस क्या जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में वो आपको मदद करता है। इसके अलावे वो क्या करता है, आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी सुरक्षा दिलाता है। यदि ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती है, उस व्यक्ति पर हावी हो जाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए रक्त का थक्का बनने में क्या होता है। यदि देखिए आपके बॉडी का या किसी व्यक्ति के बॉडी का मान लिया जाए कोई भाग कट गया और उससे प्लेटलेट्स क्या होता है, लगातार बाहर आने लगता है। तो जैसे वो प्लेटलेट्स इसके अंदर से ब्लड बाहर आने लगता है तो वो क्या करता है, वो प्लेटलेट्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और वो किसमें, थ्रोम्बोकिनेंस में बदल जाता है। और वो कैल्शियम से रिएक्शन करके क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। प्रोथ्रोम्बिन से वो क्या बनता है, फिर थ्रोम्बिन बनता है। गॉड ऑफ बायोलॉजी, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरह आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। यकीन मानिए जब लोगों ने अपने आप पर ध्यान दिया है, मेहनत किया है, तब उसका रिजल्ट हुआ है। जो खुद का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। जो खुद अपना पढ़ाई करना है और अपने नौकरी करना है और वो अपने लिए नहीं पढ़ने के लिए तैयार है, नहीं घर से पढ़ के आता है, नहीं क्लास में ध्यान देके समझने का प्रयास करता है और नहीं बाद में पढ़ता है, उसको कभी नौकरी चलाने होना है। और जो पढ़ के आता है और पढ़ने पर ध्यान देता है, जिसके दिल में थोड़ा भी अपने शिक्षकों के प्रति, अपने प्रति, अपनी नौकरी के प्रति प्रेम है, वो कभी इस तरह का कमेंटे चलाने कर सकता है। और मेरे दोस्त जो अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं, जो सच्चे हैं, उनको नौकरी एकदम होना है। क्योंकि जब इतनी नॉर्मल, बताओ ये इतना साधारण टॉपिक है, इतनी नॉर्मल तरीका से इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, तैयो एक आध को कहिए देता है सर फास्ट पढ़ाते हैं। अरे 10,000 में एक बच्चा बोलता है, तो यदि एक बच्चा कोई फास्ट बोल रहा है तुम लोग उसको कमेंट करके परेशान कर दो, तुम उसको कमेंट करके परेशान करो कि आखिर ऐसा क्यों लिखता है। चलिए, बहुत लोगों का कमेंट आ भी नहीं पाता है, बहुत लोगों का कभी कभी चल भी आता है। ग्रेट टीचर इन इंडिया, लव यू टू मेरे भाई। चलिए ध्यान देंगे। तो वो प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है बेटा बाबू रे, वो थ्रोम्बिन बनता है। इसके बाद क्या होता है,
इसी से कैल्शियम से जब वो रिएक्शन करेगा तो फाइब्रिनोजेन का निर्माण करेगा, यानी फाइब्रिन बनाता है और ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट का मतलब क्या हो गया, रक्त जो है इसका थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जो है वो क्या हो जाता है, जम जाता है। क्लियर हो गया। यानी हम लोगों के बॉडी में जब क्या होता है, प्लेट कट जाता है और प्लेटलेट्स क्या होता है, बहुत ज्यादा बाहर आने लगता है। तो प्लेटलेट्स जब जैसे ही बाहर आता है तो वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है, फिर फाइब्रिन बनता है और आपका ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो चलिए ये प्लेटलेट्स क्लियर हो गया। जिसके बारे में अभी हम आपको समझाए वही थ्योरी के रूप में, जो अभी आप फिगर में समझे थे वही थ्योरी के रूप में यहां पर लिखा हुआ है कि शरीर का जब कोई भाग कट जाता है तब क्या होता है, ब्लड बाहर आने लगता है, रक्त बाहर आने लगता है और ब्लड प्लेटलेट्स टूटकर क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट टूट जाता है और थ्रोम्बोक्सिन का निर्माण करता है। फिर वो थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ जुड़ता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। फिर वो क्या करता है, थ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ जुड़कर फाइब्रिनोजेन का निर्माण करता है और फिर फाइब्रिनोजेन से क्या बनती है, फाइब्रिन बनती है और आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट होता है। अतः ब्लड क्लॉट होने के लिए फाइब्रिनोजेन भी जिम्मेवार है, प्रोथ्रोम्बिन भी जिम्मेवार है, कैल्शियम भी जिम्मेवार है, विटामिन के भी जिम्मेवार है और प्लेटलेट्स भी जिम्मेवार है। यानी इतनी सारी चीजें आपके लिए जिम्मेवार है आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए, आपके ब्लड को जमाने के लिए। क्लियर। अब हम यदि रक्त के कार्य की बात करेंगे कि सर रक्त का थक्का जमना क्या है। अब देखो एक रक्त का थक्का जमना क्या है, मैंने ऐसा बेवकूफ चलाने कभी कभी हंसी लगता है। 1,00,000 बार समझा चुके हैं कि जब शरीर का कोई भाग कट जाता है तो ब्लड बाहर आने लगता है, तो वहां पर देखिएगा एक चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है ताकि ब्लड आपके बॉडी से बाहर नहीं जाए। उसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बताओ ये चीज नहीं समझ रहा है, कहता रक्त का थक्का जमना क्या होता है। अरे शरीर से ब्लड जब बाहर आने लगेगा और ब्लड वहां क्लॉट नहीं होगा बाहर में, तो ब्लड लगातार बाहर न होते चल जाएगा, चला लगातार बाहर होते जाएगा, 5-6 लीटर ब्लड बॉडी में है, वो सब निकल जाएगा तो मर न जाएगा रे। इसलिए ये प्लेटलेट्स क्या करता है, विटामिन के क्या करता है, कैल्शियम क्या करता है, उस रक्त को थक्का बना देता है, वहां पर चिपचिपा पदार्थ का जमा कर देता है और वो बाहर निकलने से रुक जाता है और आपकी बॉडी से ब्लड बाहर नहीं निकलती है। मात्र 2-4 मिनट का समय लगता है, वो 2-4 मिनट में क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लियर। चलिए अब यदि ब्लड के कार्य की बात करेंगे तो रक्त का कार्य क्या है, तो ब्लड आपके बॉडी में क्या करता है, जो आवश्यक वस्तु चीजें हैं, जो जरूरी की चीजें हैं, उस पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, विटामिन का परिवहन करता है। ये सारा काम किसका हो गया, आपके ब्लड का हो गया कि शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व जो है, इस जरूरी पोषक तत्व को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। क्लियर। लव यू टू मेरे भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एकदम इसी तरह से आप लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। सुपर से भी ऊपर। थैंक यू। तो क्लियर हो गया कि रक्त का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में जिन चीजों की आवश्यकता होती है या फिर कह सकते हैं हमारे शरीर में जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम आपका ब्लड करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वो ब्लड के माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, शरीर के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ है, जैसे आप अमोनिया की बात करते हैं या यूरिक एसिड की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं, को बनाने वाले जगहों से शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। इन आपके बॉडी में जैसे बहुत सारा हानिकारक पदार्थ है, जैसे कहने का मतलब हो गया आपका अमोनिया है या यूरिया है, यूरिक एसिड है, तो ये सारा पदार्थ जो है आपके बॉडी से जिसको बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ता है, तो ये ब्लड क्या करता है, उन जगहों तक ये पहुंचाने का काम करता है जहां से वह आपके शरीर से बाहर आ जाए। क्योंकि आपका किडनी जो है वो रक्त को छानने का काम करता है और आपकी किडनी क्या करता है, रक्त को जब छान देता है तो रक्त को छानने के बाद वो क्या करता है, रक्त में जो उपस्थित आपका मतलब अन्य पदार्थ है, जैसे आप कह सकते हैं रक्त में उपस्थित कौन सा पदार्थ है, तो जैसे कि आपका यूरिया रहता है या मूत्र रहता है, तो वो किडनी छान कर क्या करता है, आपके ब्लड से उस मूत्र को, उस यूरिया को अलग करने का काम करता है। 3 PM वाला क्लास चल रहा है सर,
वो 3 PM में जो क्लासेस थी उसी क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है स्टूडियो बिजी होने की वजह से, और वही क्लास आपका 9 से 10 होता है। जिन भी बच्चों का क्लास 3 बजे था उन्हीं का क्लास सुबह में 9 से 10 हो रहा है, और क्वेश्चन डिस्कशन जो है आज भी आपका होगा शाम के 7 से 8 में। कुछ क्वेश्चन बच गया था, पिछले 2 दिन से लगातार आप क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच गया है, तो जिन बच्चों का क्वेश्चन डिस्कशन करना है वो आज ही शाम में आ जाएंगे। कितने बजे? शाम के 7 बजे हम लाइव आपके साथ रहते हैं क्वेश्चन डिस्कशन को लेकर। सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी पढ़ रहे हैं इसी का क्वेश्चन डिस्कशन शाम में 7 से 8 में होगा। आप लोग जरूर आइएगा और क्वेश्चन डिस्कशन कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो क्लियर हो गया कि विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ को भी क्या करता है, आपके बॉडी से बाहर निकालने के लिए काम करता है। इतना ही नहीं, ये आपको रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी तंत्र जो आपका है, इम्यूनी सिस्टम जो है, उस इम्यूनी सिस्टम को भी क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इम्यूनी सिस्टम को भी बनाए रखता है ताकि आपके बॉडी पर विभिन्न तरह की बीमारियां जो है वो हावी ना हो। ये क्या करता है, आपके बॉडी में विभिन्न तरह की बीमारियों से भी आपको क्या करता है, सुरक्षा दिलाने के लिए इम्यूनी सिस्टम को भी डेवलपमेंट करता है। अतः रक्त के बहुत सारा कार्य हो गया जिसको अभी आपने पढ़ा और समझा। अब यदि ब्लड ग्रुप की हम बात करें, रक्त समूह का बात करेंगे, तो इसको थोड़ा सा पहले आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि रक्त समूह है क्या। ध्यान दें, उफ, का हो प्रिंस बाबू, और कैसे आगे क्या? चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे रे भाई, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी रक्त समूह के बारे में। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम ध्यान देंगे मेरे भाई। ध्यान देंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। रक्त समूह के बारे में सबसे पहले लेंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिकों ने बताए थे। सबसे पहला सवाल तो यहां से आपसे यही पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप जो है इसके बारे में किसने बताए थे, तो लेंड स्टीनर नामक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे। और उनका कहना यह था कि रक्त का अपना अपना पार्टिकुलर एक ग्रुप होता है, जिसके लिए उन्होंने कैसे पता चला, तो इसके लिए उन्होंने एक परीक्षण किया था जिसमें उनको पता चला कि प्रत्येक जीवों में का ब्लड जो है उसमें एक नेचुरल एंटीजन पाया जाता है और एक नेचुरल एंटीबॉडी पाया जाता है। हर जीव के बारे में उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवों में नेचुरल एंटीजन पाया जाता है और नेचुरल एंटीबॉडी पाया जाता है। वो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करता है, उसके बॉडी में होता है, जिससे वह विभिन्न प्रकार के बीमारियों से सुरक्षा दिलाता है। और उसके आधार पर यह भी पता चला कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है या कौन व्यक्ति किस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले इसको समझा जाए कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। जैसे कि पहले क्या था, आदिम काल में या बहुत पहले जब लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या होता है, तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने की आवश्यकता होती थी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्लड दे देते थे। परेशानी क्या होती थी, क्योंकि ब्लड ग्रुप के बारे में किसी को पता नहीं था कि किसका कौन ब्लड ग्रुप है किसका नहीं है, कोई ब्लड किसी को चला जाता था। तो वैसे कंडीशन में क्या होता था, कभी कभी तो वो सही निकल जाता था, सफल हो जाता था, और मैक्सिमम केस में वो गलत ही हो जाता था, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती थी। इसलिए लेंड स्टीनर ने क्या किया, देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति के ब्लड को यदि किसी दूसरे व्यक्ति को जरूरत हो और ब्लड दिया जाए तो उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, उस व्यक्ति में वो सूट नहीं कर पाएगा। तो यदि ब्लड के डोनेट करने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए या फिर वो सूट नहीं कर रहा है तो यह तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि सूट नहीं करेगा, उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, तो यह एक क्या था, एक खतरनाक चीजें थी। तो इससे बचने के लिए क्या हुआ कि लेंड स्टीनर नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया,
एक परीक्षण किया जिसमें इनको पता चला नेचुरल एंटीजन के बारे में और नेचुरल एंटीबॉडी के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो सीधे शब्दों में आप कहेंगे कि सर ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने किया। फिर क्या पता चला कि एक नेचुरल एंटीजन ब्लड में क्या होता है, नेचुरल एंटीजन पाया जाता है, यानी प्राकृतिक एंटीजन पाया जाता है। और वो प्राकृतिक एंटीजन क्या होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दो के बारे में बताए कि नेचुरल एंटीजन एक ए होता है और एक बी होता है। और फिर दूसरा बताए थे वो नेचुरल एंटीबॉडी के बारे में, और इसमें भी बताए कि नेचुरल एंटीबॉडी जो है इसकी संख्या भी दो होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। नेचुरल एंटीजन दो गो, कैपिटल ए कैपिटल बी, और नेचुरल एंटीबॉडी भी दो गो, स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है करता ही क्या है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में ये एंटीजन रहता है उसमें ये एंटीबॉडी नहीं रहता है, उसमें एंटीबॉडी कौन रहेगा, बी रहेगा। इसी आधार पे उन्होंने क्या किया था, एक एबीओ सिस्टम को डेवलपमेंट किया। ये जो एबी एंटीजन एंटीबॉडी पाया जाता है, इस आधार पे क्या किया, लैंड स्टीनर साहब ने एक सिस्टम डेवलपमेंट किया जिस सिस्टम को एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। उसमें उन्होंने क्या किया था, हाँ, एंटीबॉडी में स्मॉल ए स्मॉल बी और एंटीजन स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है। देखो भाई उन्होंने बताया क्या था, ये लैंड स्टीनर साहब जो थे, एकदम ये समझने वाला चीज है। लैंड स्टीनर साहब ने क्या कहा, बोला कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये जो ब्लड के अंतर्गत दो प्रकार का कॉर्पसेल्स होता है, एक लाल रक्त कणिका और एक श्वेत रक्त कणिका। इसमें उन्होंने बताया लैंड स्टीनर साहब ने कि आरबीसी की दीवार पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, और आरबीसी की दीवार पर जो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है उसको कहा जाता है कैपिटल ए और कैपिटल बी। आरबीसी की दीवार पर जो विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है एंटीजन, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी की दीवार पर क्या है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है, और इसकी भी संख्या दो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। कहिएगा सर परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाएगा, तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि आरबीसी की दीवार पर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। या फिर सवाल पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसी की दीवार पर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है, एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी की संख्या क्या गो, दो गो, कौन कौन, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एंटीजन की संख्या भी क्या गो, दो गो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो उन्होंने कहा था कि यदि आरबीसी की दीवार का एंटीजन ए रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। एकदम आराम से देखेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे को याद भी हो गया, थैंक यू वेरी मच, कि एंटीजन दो गो है, कैपिटल ए कैपिटल बी, वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। और एंटीबॉडी भी दो गो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बस 2 मिनट और इसको समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। तो इसमें देखिए ब्लड सर्कुलेशन में कोई परेशानी नहीं होगी, ब्लड आराम से सर्कुलेट होगा, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब इसका उल्टा काम हो जाए कि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए हो जाए, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी भी बी हो जाए, तब देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ, यहां पर ब्लड क्रॉस कर गया। इसको कहा जाता है ब्लड क्लंपिंग। कहिएगा सर ये ब्लड क्लंपिंग क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का बन जाएगा। इसमें रक्त का क्या हो जाएगा, इसमें रक्त का थक्का बन जाएगा। यदि ब्लड क्लंपिंग हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अतः कभी भी यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, या एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं होना चाहिए। सेम कभी भी नहीं होना चाहिए, ये जब भी होगा तो डिफरेंट होगा। इसी कारण से क्या हुआ, उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। उसमें ब्लड ग्रुप ए भी आता है, बी भी आता है, ए भी आता है और ओ भी आता है। इसके बारे में हम अगले क्लास में और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज जहां तक समझाए शायद आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें लिखी हुई है,
आप यहां पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य जब जरूरत के हिसाब से एक व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति में दिया जाता था तो उस ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि व्यक्ति में चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी तो उसमें रक्त आधान हो जाता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। लेकिन प्रातःकालीन जरूरत पड़ने पर इससे क्या होती, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। स्पष्ट रूप से है, यदि एक व्यक्ति के ब्लड को दूसरे व्यक्ति में दिया जाता था तो उसको रक्त ट्रांसफर कहते हैं, ब्लड आदान कहते हैं, लेकिन इससे व्यक्ति की क्या हो जाती थी, मौत हो जाती थी। क्लियर। तो इस आधार पे फिर बाद में क्या हुआ कि 1825 ईस्वी में जेम्स ब्लेंडेल ने सफलतापूर्वक क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। इसमें व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग प्रकार की जानकारियों के अभाव में होती थी। फिर अमेरिका के वैज्ञानिक थे, किसने, लैंड स्टीनर, नाम नहीं लिखा हुआ क्या यहाँ है, बताए थे ना कि 1900 ईस्वी में क्या हुआ, अमेरिका के वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त समूह होता है। एक नेचुरल एंटीजन होता है जिसकी संख्या ए और बी बताए थे, और दूसरा क्या बताए, उसमें नेचुरल एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जो होता है उसमें भी 2 होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। वही जो कहानी बताए कि आरबीसी की दीवार पर पाए जाने वाली प्रोटीन एंटीजन कहलाता है, डब्ल्यूबीसी की दीवार पर पाए जाने प्रोटीन एंटीबॉडी है। वही यहां पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एंटीजन की संख्या 2 गो, कैपिटल ए कैपिटल बी, एंटीबॉडी की संख्या भी 2 गो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। लिख लिया होगा, देखो लिखा है ना, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसी के आधार पर क्या हुआ, नेचुरल एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पता चला, और उन्होंने क्या कहा कि यदि सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिल जाएगा तो ब्लड क्लम्पिंग होगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तो हम आज यहीं तक रोकते हैं, अगले क्लास में जब आपसे मुलाकात करेंगे तो इसी टॉपिक को आज यहीं तक, चलिए आज यहीं तक से रोकते हैं, अगले क्लास में मुलाकात होगी तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।